कैसा हुआ? जीरो जी से बस ले लिया 3 लीटर बाहर की का डिफरेंस विजुअल चलो बात ही नहीं, फटाफट करो। सही भी है, अच्छी बात है। चलो नाइट्रोजन तक कर लिया था, आपको बताया था आपका पहला जो तरीका है वो नाइट्रोजन तक सेम रहता है आपके पास। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन के बाद वालों के लिए कैसे करना है। छोटा सा चेंज मेरा बता, छोटा सा चेंज। अब O2 की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8। अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोले क्या होगा, बोलो। 1s2 2s2 2p4। मतलब हर एक जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में हर एक ऑक्सीजन एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब मैं O2 की बात कर रही हूँ तो इन ऑल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। अब हमें निकालना है कि इस मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूल का आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम बनाते थे इसका। ये बनाया हमने 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है आपके पास में। दिस इज इंक्रीजिंग एनर्जी। ये आपके पास क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके पास 2 हैं। आप पहले लोअर एनर्जी में फिल करेंगे। दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा एक्सट्रिक 1s या फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे आपके पास 1s में, 2 आपके पास बॉन्डिंग में आ गए और 2 आपके पास एंटी बॉन्डिंग में। सेम रहेगा 2s में भी, नो चेंज। 2 इसके पास थे, दो इसके पास है आपके पास में। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। ये क्या हो गया? ये हो गया सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब आते हैं हम अपने 2p ऑर्बिटल पे, ऑर्बिटल पे। 2p ऑर्बिटल में आपके पास में कितने हैं? 2p4, 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास 4 4 है, मतलब 1 2 3, पहले हाफ फिल्ड फिर 4। ऐसे इधर 1 2 3, पहले हाफ फिल्ड और फिर 4। अब इधर क्या होता है, कहानी आती है यहाँ पे, बस यही बदलाव, और कहीं बदलाव नहीं है बेटा। क्या है इसमें कुछ अलग होता है? नहीं, कुछ अलग नहीं है आपके पास में। छोटा सा एक डिफरेंस है आपके पास। हमारे पास पहले क्या होता था कि पहले पाई ऑर्बिटल में फिल होते थे। अब क्या होगा आपके पास कि पहले सिग्मा, पहले किस में जाएगा? सिग्मा ऑर्बिटल में। सिग्मा 2p z, या आ जाएगा पाई 2px, पाई 2py। इसमें सेम रहेगा, इसमें नो चेंज। समझे? चेंज समझ गए क्या? ये दोनों ऑक्सीजन का और ये वहां फिल करेंगे। तो कितने हैं? 4 और 4, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। तो पहले 1 2 3 4, हाफ फिल 5 6, फिर हाफ फिल 7
8। समझ में आ गई बात? तो अगर आप अब इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालो, आप O2 का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालें, तो हमारे पास O2 का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? देखो पहले क्या है, सिग्मा 1s के पास में एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के पास में, तो दिस विल बी सिग्मा 1s टू सिग्मा स्टार 2s2, सॉरी 1s2, देन सिग्मा 2s टू सिग्मा स्टार 2s2, फिर किसके पास आया, सिग्मा 2p, जेड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py के पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास एंटी बॉन्डिंग पाई के पास में है 1 इलेक्ट्रॉन, एक्स पाई स्टार 2py के पास 1 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास। समझ में आ गई बात? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, काउंट योर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड काउंट दी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 10 ही है ना बॉन्डिंग में, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए आपके पास में। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास में, एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 एंड 5 6, that is आ गया 6/3, मतलब 3, पर O2 का बॉन्ड ऑर्डर ठीक नहीं होता, कोई गलत किए काउंट, अच्छा 6, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, मेरे यहाँ पे भी लिख दिया, दिस इज 4/2, दैट इज 2 आपके पास में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गई बात? चलो अब आ जाइए एमओटी से हम क्या क्या बताते हैं इनका। आयुष बैठने के लिए आए ना, पूछना तो ऐसे भी जरूरी नहीं आपके लिए। देखो अब एमओटी से बताते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना आ गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब में पहले सिग्मा ही भरी, हाँ, उसके बाद में और अगर हम और भर रहे हैं डी में आ गया तो डी में भी पहले सिग्मा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, कहता है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में हमें क्या बताता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने देखा कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर बिहेवियर आपके पास में बताया जाता है वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बेसिस पे बताया जाता है। मैंने आपको बताया था, इफ Nb इज ग्रेटर देन Na, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से बड़े हैं। तो हमारी बॉन्डिंग क्या है आपके पास, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है आपके पास में, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में, जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में वो ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होते हैं, जिस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
और वहीं पे अगर बॉन्डिंग इज लेस देन एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। क्योंकि बॉन्डिंग का जो आपके पास इन्फ्लुएंस है वो एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है आपके पास, इस कारण से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है आपके पास में वो ज्यादा हो जाता है। इस केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज स्मॉल। नेक्स्ट, अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है आपके पास में, दैट मीन्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इक्वल इन्फ्लुएंस रहेगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा ही नहीं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, स्टेबिलिटी है ही। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा आपके पास। सेकेंड, हम कॉन्फ़िगरेशन से नेक्स्ट चीज क्या पता करते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर। क्या पता करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज हाफ एन बी माइनस एन ए आपके पास। इफ एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव। That is, molecule is stable. If Nb is less than Na, bond order is negative. That is unstable. और अगर Nb और Na इक्वल है, in that case bond order is zero. मतलब molecule is not possible. The molecule does not exist. That means हम क्या कह सकते हैं, stability of molecule is directly proportional to bond order. Higher the bond order, more the stable atom आपके पास। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका स्टेबल होगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उतना कम आपके पास में स्टेबिलिटी देगा। क्लियर, हाँ है ना। नेक्स्ट, हमें पता चलता है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। दैट इज, बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है आपके पास में। ठीक है, हमें नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में पता चल जाता है आपके पास में। क्या आपके पास में बॉन्ड, क्या आपके पास सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है आपके पास में। और उसी से हमें कंपाउंड के बारे में पता चल जाता है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है आपके पास। बॉन्ड लेंथ के बारे में पता चलता है। क्योंकि आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया तो हम बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में बॉन्ड लेंथ को निकाल लेते हैं। हमने क्या देखा है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना शॉर्टर आपके पास में बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3। और O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 आपके पास में, है कि नहीं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में 2 है आपके पास।
तो और वहीं पे अगर हाइड्रोजन का देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करें, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी किसकी होगी, N2 की। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, लोअर द बॉन्ड लेंथ। N2 की, देन उससे छोटी O2 की, और उससे सबसे बड़ी होगी आपके पास H2। समझ में आ रही है बात? इसीलिए H2 के बॉन्ड को इस तोड़ना आसान है rather देन N2, क्योंकि N2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर। हम क्या बता पाएंगे, मैग्नेटिक कैरेक्टर आपके पास कि हमारा सब्सटेंस जो है वो आपके पास में क्या है, डायमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर में दो होते हैं आपके पास, डायमैग्नेटिक है या फिर आपके पास में पैरामैग्नेटिक। इफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज डायमैग्नेटिक। क्या है आपके पास में, डायमैग्नेटिक। बट इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब वापस से स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, यहीं से देखो। मुझे बताओ O2 आपके पास डाई है या पैरा है, इसके पास में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर अनपेयर्ड है तो क्या होता है, पैरा। क्या होता है, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऐसे ही आप N2 के लिए देखो, बताओ क्या है, ये डाई है या पैरा है, एग्जैक्टली इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दिस इज डायमैग्नेटिक। He, Helium, क्या सारे पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक क्योंकि सारे पेयर्ड है। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, एटम की तुलना कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को देखने के। हाँ जी, H2 डायमैग्नेटिक। दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आ गई बात, पक्का। चलिए, अब हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल की शेप्स क्या है वो हम बाद में करेंगे, मतलब बाद में क्या, वो इससे पहले ऑलरेडी हो चुकी है ना, बट यू आर येट टू डू दैट। आ जाओ अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, बताइए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास में, हाइब्रिडाइजेशन इज आपके पास में कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है, अभी हमने देखे हमारे पास में जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए तो हमने देखा कि ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं। वन एस कंबाइंस, आपने O2 का लिया तो O2 में दो ऑक्सीजन है, तो दोनों के वन एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं आपके पास में। द सेम इज आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ the orbitals of an atom having nearly the same energy to give exactly
equivalent orbitals with same energy identical shape and symmetrical orientation. आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास एटम्स के ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के, जिससे कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं आपके पास में, जिनकी शेप भी सेम है आपके पास में, और ओरिएंटेशन फ्री स्पेस में जो उनका ओरिएंटेशन है आपके पास में, वो ओरिएंटेशन भी आपके पास में सेम। ठीक है, तो कोई भी दो ऑर्बिटल आपके पास में, एक ऑर्बिटल आपके पास में 1 when combines with any orbital 2 or 3 it gives rise to a single new orbital। ये जो नया बना जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है आपके पास, इक्विवेलेंट है उसके, इसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास। समझ में आ रही है बात? एनर्जी सेम है आपके पास में, पर जो प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, वो प्रॉपर्टीज इसके जो ओरिजिनल थे उनसे टोटली डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी, टोटली आपको अलग देखने को मिलेगी। मतलब देयर आर सर्टेन कंडीशंस यू हैव टू कीप इन माइंड, या हम कह सकते हैं देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक साइलेंट फीचर्स। ये तो वो है ना, H2O प्लस वो वाला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। बेसिक साइलेंट फीचर्स हैं आपके पास में, उनको समझने का। पहला क्या है आपके पास में, हाइब्रिडाइजेशन में जो भी ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए आपके पास में। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन should have nearly same energy। समझ में आ गई बात? सेकेंडली कहते हैं सेम जो हमारे पास एटम है उसके ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, अलग अलग के कंबाइन नहीं करेंगे, सेम के कंबाइन करेंगे। ऑर्बिटल्स ऑफ ये MOT से बिल्कुल है। one and the same atom participate in hybridization। कहते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो सेम जो हमारे पास एटम है उसके कंबाइन करें। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही होंगे जितने हाइब्रिडाइजिंग है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equal to number of hybridizing orbitals। नेक्स्ट, सबकी शेप कैसी होगी, सेम होगी। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, सेम शेप होगी और सेम ही एनर्जी होगी आपके पास में। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट कहते हैं अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है आपके पास, अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है, अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास में बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पक्का होना चाहिए। This must have one electron in it आपके पास। समझ में आ गई बात? और अगर आप दो डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखो तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास में मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रहते हैं। क्यों?
भाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में कंबाइन हो गए, पास में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा. सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेंड टू रिमेन एट द मैक्सिमम डिस्टेंस आपके पास में. ओके. अब जब ऑर्बिटल आपके पास में कंबाइन करते हैं, जैसे एक आपके पास पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, दिस इज डम्बल शेप ऑर्बिटल आपके पास में. तो ऑर्बिटल दो तरह से ओवरलैपिंग करते हैं आपके पास. एक होता है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग इस तरह की, दूसरी होती है साइडवेज ओवरलैपिंग इस तरह की. तो जब आपके पास में हेड ऑन ओवरलैपिंग है, आपको मिलेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड. क्या मिलेगा, यस, आपको मिलेगा सिग्मा बॉन्ड. और जब यही साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपको मिलेगा यस पाई बॉन्ड. समझ में आई बात. एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ लो. एक हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग साइड वाइज वगैरह से निकाल सके, उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए. दूसरा मैं आपको एक तरीका सिखाती हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का. कितना रट्टा मारोगे किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन. तो मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का. स्टेप्स एक एग्जांपल से करते करते हुए चलेंगे. ठीक है. सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास में, कहता है ऐड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ all the atoms present in the molecule. मॉलिक्यूल में जितने भी आपके पास में है एटम्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करो. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ DeCl. वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास. बेरिलियम के पास कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस वही होते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं. मुझे क्या पता, बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल में तो दो. हाँ तो कितने हुए, क्लोरीन के कितने हैं, 7. और 2 हैं तो क्या हो जाएगा, 7 कितना हो गया, 2 + 14. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16. पहला स्टेप हो गया. सेकंड कहता है आपके पास में, अब आपने देखना है आयन क्या है. अगर ये तो है कैटायन, क्या है आपके पास में, कैटायन. क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द चार्ज. भाई जितना उस पे चार्ज है, चार्ज ऑन कैटायन है कि नहीं. और अगर एनायन है तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली एनायन है तो कहते हैं ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द चार्ज ऑन एनायन. समझ में आ गई बात. थर्ड स्टेप, अब ये दोनों कैटायन है ना एनायन है, ऐसे तो छोड़ो.
अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ आपके पास में। थर्ड स्टेप क्या है आपके पास में? कहते हैं इफ आंसर इन स्टेप 2 इज, पहला पार्ट कहता है लेस देन 8, अगर 8 से कम है तो डिवाइड बाय 2, देन divide by 2 and find sum of quotient and remainder. quotient and remainder का सम निकाल लो आपके पास में। कहते हैं अगर रिजल्ट जो है वो आपके पास में 9 and 56 के बीच में है, कैसे समझ? मुझे तो इसकी आ रहा है, अगर 9 and 56 के बीच में है देन डिवाइड बाय 8, देन डिवाइड बाय 8 आपके पास, ठीक है, एंड फाइंड फर्स्ट क्वोशंट। हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वोशंट Q1 डिवाइड, अगर आपके पास कोई रिमाइंडर है R1 by 2 एंड फिर फाइंड क्वोशंट 2 and then add all quotients and remainder। ठीक है, और जो भी स्टेप में रिजल्ट आता है उसे कहते हैं हम x। x, अच्छा अब देखो, अगर x की वैल्यू आई आपके पास में, x की वैल्यू से हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। अगर x की वैल्यू है 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, x की वैल्यू है 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d। समझ में आ गई बात? अब यहाँ देखो, कैटायन आयन तो लगता नहीं हो। थर्ड वाले केस में क्या है, ये लेस देन 8 पर हमारा 16 है, 8 से बड़ा, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8, तो 16 डिवाइड बाय 8 क्या आया, पहला ही क्वेश्चन पे खत्म हो गया। रिमाइंडर कुछ है नहीं हमारे पास में, तो हमारा जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2 क्या है, sp। चेक करो जरा उसी में टेबल में, तो बताई थे तुम। कोई नहीं बेटा, टाइम पास कर ले, मेरा नुकसान नहीं है, तो अपना कर रहा हूँ। वो तो आपको स्टेप बताया ना बेटा मैंने। और बस यही न्यूमेरिकल पार्ट है इसका। BF3 सबसे पहले क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, B के पास कितने हैं, बोरॉन 3, क्लोरीन के पास 7, कितने, 3, तो 3 + 21 दैट इज 24। अब क्योंकि ये कैटायन आयन तो है नहीं, वो केस तो क्या, सीधा क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8, क्योंकि 8 से ऊपर है, क्या आ गया 3,
रिमाइंडर कुछ है नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर 3 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp2। अब इतना थोड़ा निकालना है, इतना सा निकालना है, वो तो तुझे समझा रही थी, तब तुझे ज्यादा निकालना था। SeNH3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, n में कितने हैं 5। हाइड्रोजन में 5। सॉरी हाइड्रोजन में एक, और क्योंकि ये 3 है आपके पास में, तो ये इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या हो गया आपके पास में, अभी ये आपके पास में 8 से छोटा है, क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, क्या आ गया 4, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो 4 पे क्या होगा sp3। समझ में आ गई बात, हाँ है ना, ऐसी किसी का भी निकाल सकते हो आप। अब एक एनायन के टाइम के पार्ट में देख लेते हैं। आपके पास है NO2 माइनस, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाँ, तो 5 + 2 × 6 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ है ना। अब चार्ज कितना है -1, क्या करेंगे प्लस या माइनस, माइनस है ना, तो माइनस में तो प्लस प्लस करेंगे ना, गेन कर लिया ना, सीधा लॉजिक लगा लो, उसने गेन कर लिया तो प्लस करेंगे, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 18। अब क्या करेंगे 8 से ज्यादा, तो 8 से डिवाइड कर लो। तो ये आ जाएगा 2 और 2 रिमाइंडर बच गया, क्या आ गया 2 और 2 रिमाइंडर बच गया। अब जब रिमाइंडर है आपके पास में तो क्या करना होता है, क्वोशिएंट को रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, तो आपने 2 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया 1। और फिर क्या करते हैं आपके पास ऐड कर देते हैं, किसको ऐड करेंगे, पहले क्वोशिएंट को, दूसरे क्वोशिएंट को, और दूसरे रिमाइंडर को। पहला क्वोशिएंट 2, दूसरा क्वोशिएंट 1, और दूसरा रिमाइंडर 0, क्या आया 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो NO2 माइनस की क्या आ गई आपके पास, समझे। एक और करें, NO3 माइनस, जब तू खुद से प्रैक्टिस करेगी ना तो उसके बाद में तेरे को खुद स्टेप्स याद हो जाएंगे, फिर दिक्कत ही नहीं होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, कितने हो गए 23, और माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस होगा या माइनस होगा, फिर क्या बोल रही थी टोटल 24। अब क्या करेंगे 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे। 24/8 दैट इज 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है एस sp2। वेरी गुड, अब ये भी याद हो जाएंगी, ये नहीं तो रट्टा मारनी पड़ेगी, जितनी बार करेगी उतनी बार फिर याद हो जाएगी। ऐसे ही देखो एक बहुत ही कॉमन है CO3 2 माइनस, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के बहुत ऑक्सीजन के 6 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, +2 24 है, 24 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आंसर आएगा sp2। वेरी गुड, समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अब मुश्किल है, क्लियर।